नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम NISM सीरीज 10A के चैप्टर 8 इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर के तो एक बार nismseries.com चेक कर लीजिए। वहाँ सारे चैप्टर्स के मॉक टेस्ट्स मिलेंगे। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत काम आएगा एग्जाम के लिए। चलिए अब चैप्टर में आते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये चैप्टर न सिर्फ NISM एग्जाम के लिए बल्कि असल जिंदगी में फाइनेंशियल मार्केट्स को समझने के लिए सबसे फाउंडेशनल चैप्टर है। मतलब इसमें हम समझेंगे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का असली मतलब होता क्या है। बिल्कुल। और आज ना हम एक एक्सपर्ट एडवाइजर की तरह सोचेंगे। एक इन्वेस्टर का पैसा कहाँ लगाना है, उसका रिस्क कैसे कम करना है और सही वैल्यूएशन कैसे निकालनी है, ये सब हम आज मास्टर करने वाले हैं। एग्जैक्टली। और हमारा मकसद यही है कि एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आप लोग सिर्फ रट कर नहीं बल्कि एकदम लॉजिक समझकर सॉल्व करें। सही बात है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में पैसा जुटाने के दो ही मुख्य तरीके होते हैं, इक्विटी और डेट। मेरी नजर में डेट देना मतलब किसी को लोन देना जहां आपको एक फिक्स्ड ब्याज मिलेगा। हाँ, वो फिक्स्ड रिटर्न होता है वहाँ। राइट। लेकिन इक्विटी का मतलब है बिजनेस में सीधे हिस्सेदारी या ओनरशिप लेना। तो ये मैकेनिज्म असल में काम कैसे करता है? देखिए, इसे ऐसे समझें कि इक्विटी इन्वेस्टर्स को ना रेजिडुअल क्लेम मिलता है। अच्छा, ये रेजिडुअल क्लेम क्या होता है? मतलब कंपनी की सारे देनदारियां चुकाने के बाद, टैक्स भरने के बाद जो भी मुनाफा बचे वो पूरा का पूरा उनका होता है। अरे वाह, जो एंड में बच गया वो सब इक्विटी वालों का। हाँ बिल्कुल। और इन्हें वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। अब क्योंकि यार रिस्क ज्यादा है तो जाहिर सी बात है रिटर्न की उम्मीद भी डेट से ज्यादा ही होती है। और एग्स इन वन बास्केट। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिस्क को ना मुख्य रूप से दो तरह से बांटा जाता है। पहला है क्रॉस सेक्शनल डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अलग अलग जगह पैसा लगाना। एग्जैक्टली। मतलब एक ही समय पर अलग अलग सेक्टर्स जैसे IT, फार्मा और बैंकिंग में इन्वेस्ट करना। राइट, ताकि अगर एक डूबे तो दूसरा उसे बचा ले। बिल्कुल। और दूसरा है टाइम सीरीज डाइवर्सिफिकेशन, मतलब लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना ताकि बुरे वक्त का असर अच्छे वक्त की तेजी से बैलेंस हो जाए। मतलब वो टाइमिंग द मार्केट नहीं बल्कि टाइम इन द मार्केट जरूरी है। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। समय देना पड़ता है मार्केट को। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हर इंडस्ट्री मार्केट के साथ ही चलती है? मतलब अगर मंदी आई तो क्या सब गिरेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ काउंटर साइक्लिकल या डिफेंसिव बिजनेस भी होते हैं, जैसे FMCG या फार्मा ले लीजिए। अच्छा, जो रोजमर्रा की चीजें। हाँ, ये मंदी या रिसेशन में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि लोग दवाइयाँ और राशन खरीदना थोड़ी ना बंद कर देंगे। सही बात है, वो तो बेसिक जरूरत है। चलिए अब रिस्क को थोड़ा डिटेल में अनपैक करते हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला है मार्केट रिस्क। ये पूरे मार्केट का रिस्क है और इसे बीटा से नापते हैं। इससे आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। मतलब सुनामी आई तो सब डूबेंगे, आप बच नहीं सकते। हाँ। दूसरा होता है सेक्टर या कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, जैसे किसी एक सेक्टर या सिर्फ एक कंपनी का डूबना। इसे आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क भी कहते हैं। और इसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, राइट? अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाकर। एकदम सही। और तीसरा है ट्रांजैक्शनल और लिक्विडिटी रिस्क, मतलब आपने शेयर खरीद तो लिया लेकिन बेचते वक्त कोई बायर ही ना मिले। अरे बाप रे, ये तो बड़ा रिस्क है। हाँ, और इस लिक्विडिटी रिस्क को हम इम्पैक्ट कॉस्ट से नापते हैं। इम्पैक्ट कॉस्ट जितनी कम होगी, शेयर बेचना उतना आसान होगा। बहुत बढ़िया। अब जब हम स्टॉक्स चुनते हैं तो हम EIC यानी इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। जी। तो पहले पूरी इकोनॉमी देखो, फिर इंडस्ट्री और अंत में कंपनी। ये टॉप डाउन अप्रोच है ना? हाँ बिल्कुल। और इसका उल्टा बॉटम अप होता है, जहां आप सीधा कंपनी देखते हैं। लेकिन देखिए, स्टॉक चुनने में सबसे अहम चीज है वैल्यूएशन। आपको समझना होगा कि प्राइस और वैल्यू में बहुत बड़ा फर्क है। वो कहते हैं ना, प्राइस इज अ फैक्ट, वैल्यू इज एन ओपिनियन। एग्जैक्टली। हम इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कंपनी की असली कीमत निकालते हैं। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा है तभी हम शेयर खरीदते हैं। तो ये असली कीमत निकालते कैसे? इसके लिए DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल होता है। भविष्य में आने वाले कैश फ्लोज को आज की वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट किया जाता है। मतलब ये अकाउंटिंग प्रॉफिट पर नहीं बल्कि असली कैश पर निर्भर करता है। हाँ, क्योंकि कागज पर प्रॉफिट तो मैनिपुलेट हो सकता है लेकिन नकद कैश झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल। और रिलेटिव वैल्यूएशन में PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स सबसे कॉमन है। मतलब ₹1 कमाने के लिए इन्वेस्टर आज कितने रुपए देने को तैयार है। सही कहा। इसके अलावा PBV यानी प्राइस टू बुक वैल्यू भी होता है, जो बैंकिंग स्टॉक्स के लिए बहुत काम आता है। और PEG रेशियो भी तो है, जहां PE को ग्रोथ से डिवाइड करते हैं। बिल्कुल। और जो कंपनियां कैपिटल इंटेंसिव हैं, जैसे स्टील या सीमेंट, और अभी नेट प्रॉफिट नहीं कमा रही, उनके लिए EV/EBITDA बेस्ट होता है। इसमें एंटरप्राइज वैल्यू को EV/BTA से भाग देते हैं, राइट? एकदम सही। वैसे दोस्तों, थ्योरी तो ठीक है लेकिन असली चीज है प्रैक्टिस।
nismseries.com पे जाके इस चैप्टर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में तो ये पूछेगा ना। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट हैं, जितना मर्जी उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एग्जाम में अक्सर एक ट्रिक क्वेश्चन आता है कि क्या एक अच्छी कंपनी हमेशा एक अच्छा निवेश या गुड इन्वेस्टमेंट होती है? अरे हाँ, ये सवाल बहुत फंसाता है स्टूडेंट्स को। बिल्कुल, और स्टूडेंट्स अक्सर हाँ टिक कर देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छी कंपनी जिसका मैनेजमेंट शानदार हो, उसका शेयर बाजार में बहुत महंगा या ओवरवैल्यूड हो सकता है। मतलब अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से उसका मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा है तो वो अच्छा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। महंगे भाव पर अच्छी कंपनी भी बुरा निवेश बन जाती है। एक और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है, बाय साइड और सेल साइड रिसर्च में क्या फर्क है? हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आसान भाषा में समझिए, सेल साइड एनालिस्ट्स ब्रोकिंग फर्म्स के लिए काम करते हैं। वो पब्लिक को बाय, होल्ड या सेल की रिकमेंडेशन देते हैं। उन्हें यूजफुल जानकारी देने के पैसे मिलते हैं। और बाय साइड वाले? बाय साइड एनालिस्ट्स म्यूचुअल फंड्स के अंदर काम करते हैं। उनकी रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं होती। वो अपने फंड मैनेजर्स के लिए काम करते हैं। उन्हें सिर्फ एक्यूरेसी या सटीकता के पैसे मिलते हैं। बहुत बढ़िया। मान लीजिए आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और एक क्लाइंट आपके पास आता है। वो कहता है कि मार्केट में विदेशी निवेशक यानी FPIs पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि उनके देश में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं। इसे आप कैसे समझाएंगे? हाँ, यहाँ मैं क्लाइंट को करेंसी रिस्क के बारे में बताऊंगी। FPIs का पैसा एक्सचेंज रेट्स और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट से बहुत प्रभावित होता है। इससे हमारे मार्केट में शॉर्ट टर्म गिरावट आ सकती है। और अगर क्लाइंट किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहे जिसके पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है लेकिन प्रॉफिट कम है, तब हम PE रेशियो बिल्कुल नहीं देखेंगे। हम EV सेल्स या EV बिड्डा देखेंगे, क्योंकि यहाँ डेट और इक्विटी दोनों का पैसा लगा है, जिसे हम एंटरप्राइज वैल्यू कहते हैं। सच में ये प्रैक्टिकल नॉलेज NISM सर्टिफिकेशन के बाद असल जॉब में बहुत काम आती है। बिल्कुल आती है। रोजमर्रा के काम में यही सब इस्तेमाल होता है। अब एक बड़ा डाउट जो स्टूडेंट्स को हमेशा रहता है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में असली फर्क क्या है? देखिए, फंडामेंटल एनालिस्ट ना कंपनी की बैलेंस शीट और इकोनॉमी पढ़ता है। उसका लक्ष्य इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढना होता है। राइट, वो असली कीमत जानना चाहता है। लेकिन टेक्निकल एनालिस्ट या चार्टिस्ट को बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं होता। उसका मानना है कि मार्केट की सारी जानकारी पहले से ही स्टॉक के प्राइस और वॉल्यूम में शामिल है। यानी वो सिर्फ इतिहास या हिस्टोरिकल डेटा और चार्ट के ट्रेंड्स देखते हैं। सही कहा। वो मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस और बॉलिंजर बैंड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बॉलिंजर बैंड्स तो स्टैंडर्ड डिविएशन पर काम करता है ना? हाँ, तो बेसिकली फंडामेंटल लंबे समय के निवेश के लिए है, जबकि टेक्निकल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और टाइमिंग के लिए है। चलिए दोस्तों, एग्जाम के लिए 5-6 मस्ट रिमेंबर पॉइंट्स फटाफट नोट कर लीजिए। बिल्कुल। पहला, बेटा। ये मार्केट रिस्क मापता है जिसे हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। दूसरा, इम्पैक्ट कॉस्ट। ये लिक्विडिटी रिस्क नापता है। कम इम्पैक्ट कॉस्ट मतलब अच्छी लिक्विडिटी और कम रिस्क। तीसरा, पेग रेशियो। अगर पेग 1 है तो शेयर फेयर वैल्यू पर है, 1 से कम है तो अंडर वैल्यूड है। चौथा, टॉप डाउन अप्रोच। ये EIC यानी इकोनॉमी, फिर इंडस्ट्री, फिर कंपनी के क्रम में चलती है। और पांचवा, बॉलिंजर बैंड्स। ये टेक्निकल एनालिसिस का टूल है जो मूविंग एवरेज से प्राइस का डिविएशन नापता है, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित है। और मेरा आखिरी पॉइंट, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट की ईमानदारी चेक करना भी उतना ही जरूरी है। 100% सही बात है। अगर मैनेजमेंट खराब है तो कोई फॉर्मूला काम नहीं आता। तो बस दोस्तों, चैप्टर खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब करना क्या है? जाओ nismseries.com पे, वहां सारे चैप्टर्स में प्रैक्टिस टेस्ट्स हैं। इंडिया का सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हाँ, कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो नीचे कमेंट में लिख देना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।